नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे पता है कि आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे WCRE फ्यूचर के सेकंड पार्ट की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें नई अभी आ रही हैं और उस पार्ट में मैं सभी चीज़ों को शामिल करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा फर्स्ट पार्ट देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ होगा। काफ़ी चीज़ें जो फाइनेंशियल एजुकेशन से संबंधित थी, वो आपने सीखी होंगी। और WCRU के फ्यूचर के सेकंड पार्ट को यदि आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आज के इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना होगा और समझना होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन का एक छोटा-सा पार्ट। इस पार्ट को यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें WCRU से संबंधित चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो जाएँगी, क्लियर हो जाएँगी। और आप जान पाएँगे कि निवेश किस तरीके से किया जाता है, निवेश करने के बाद हमें क्या करना होता है और हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के इस वीडियो में। आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो यदि आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा ध्यान इस वीडियो पर रखना होगा। इस वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना है, फास्ट करके बिल्कुल नहीं देखना है। और यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप उस काम को छोड़ दीजिए और अपना पूरा ध्यान इस वीडियो पर लगाइए। और ये वीडियो आपको तभी देखना है जब आपके पास पर्याप्त समय हो। यदि आप किसी जल्दबाजी में हैं, तो वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए और जब आपके पास 30 से 40 मिनट हो, तब आप इस वीडियो को शुरू कीजिएगा। और आज का आज आप सभी के कमेंट्स पढ़ के मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, वो आपका ये महत्वपूर्ण सवाल ये है कि निवेश करने के बाद हमें लाभ कितने समय बाद मिलेगा या हमें लाभ के लिए कितना इंतजार करना होता है। तो आइए देखते हैं आपके इस सवाल का जवाब आगे के इस वीडियो में। सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक बड़ी बिल्डिंग में एक छोटी सी दुकान है, डेली एंड पिज्जा। यहाँ पर एक बिजनेस शुरू किया दो व्यक्तियों ने मिलके। इस बिल्डिंग का इस दुकान का जो शॉप का किराया है 5,000 रुपए मंथली, एक महीने का 5,000 रुपए, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। और ये दोनों दोस्त जो होते हैं, वो बिजनेस शुरू करते हैं, 1 लाख रुपए इसमें इसके अंदर सामान डालते हैं और उसके बाद वो ये मान के चलते हैं कि 6 महीने तक यदि हमारी सेल नहीं होती है, यदि हमारा सामान नहीं बिकता है, तो भी हम इस दुकान को चलाएंगे। कहने का मतलब 5,000 के हिसाब से यदि 6 महीने का जो रेंट है वो 30,000 रुपए हमें रिस्क लेनी होगी। तो आप सोच सकते हैं कि 1 लाख रुपए पहले लगाया और 30,000 का ये रिस्क बिजनेस शुरू करने के बाद है। और इसके बाद बिजली का खर्चा और एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो आप अलग मान सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों दोस्तों ने निवेश करने के बाद या बिजनेस शुरू करने के बाद ये अपनी मानसिकता पहले ही बना ली थी कि 6 महीने तक हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आप मुझे बताइए, 5 महीने तक यदि इनके यहाँ से कोई सेल नहीं होती है और छठे महीने से सेल होना शुरू हो जाती है, तो क्या ये अपनी दुकान को बंद कर देंगे? बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है, नहीं करेंगे, क्योंकि 6 महीने तक कोई सेल नहीं होगी तो भी हम अपना बिजनेस, हमारी शॉप जो है चलाएंगे, ये इन्होंने पहले ही अपनी मानसिकता बना ली थी। अच्छा, इनको जो अच्छा प्रॉफिट है वो कब से मिलने लग जाएगा? अगर 6 महीने तक सेल नहीं होती है या 5 महीने तक नहीं होती है, छठे महीने से सेल होना शुरू होती है, तो हमें पता है कि इनको अच्छा प्रॉफिट मिलने में लगभग 11 से 12 महीने इनको लग जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, 5 व्यक्तियों ने मिलके 2 दुकानें किराए पे ली। यहाँ पे सभी ने मिलके बिजनेस शुरू किया। डेलियन पिज़्ज़ा के साथ ड्राई क्लीनिंग की एक शॉप और ले ली। दोनों दुकानों का किराया 10,000 रुपए मंथली है। यहाँ पर 1-1 लाख रुपए दोनों दुकान में लगाए, 2 लाख रुपए इन्होंने पहले इन्वेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद 1 साल का रिस्क इन लोगों ने लिया। 2 साल का यहाँ पे एग्रीमेंट होता है दुकान का और 1 साल का रिस्क यहाँ पे है। 1 साल का मतलब है कि 10,000 को गुणा करेंगे 12 महीनों से, तो 1,20,000 रुपए ये जेब से देंगे। यदि 1 साल तक इनकी सेल नहीं होती है, तो भी अपना बिज़नेस बंद नहीं करेंगे। ये ऐसा बिज़नेस शुरू करने से पहले ही अपना मानस बना लेते हैं। और आप मुझे बताइए कि यदि 10 महीने तक कोई सेल नहीं होती है और 11वें और 12वें महीने से सेल होना शुरू हो जाती है, तो क्या अपना बिज़नेस बंद कर देंगे? आपका जवाब बिल्कुल सही है, नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले से ही ये मन बना लिया था
कि हमें बिजनेस को जमाने के लिए एक लंबा समय चाहिए। तो यहाँ पर धीरे-धीरे इनको 11वें और 12वें महीने से प्रॉफिट होना शुरू होता है और एक अच्छा प्रॉफिट पाने के लिए लगभग कितना इंतजार करना पड़ेगा? 1 साल और, लगभग 2 साल बाद इनको अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं, 20 आदमियों ने मिलके 50,000 रुपए मंथली ये एक जगह ली है, जैसा कि आपको दिख रहा है बहुत अच्छी जगह है। ऑब्वियसली बात है बड़ी जगह है तो यहाँ पे किराया भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे 5 साल का एग्रीमेंट होता है और ये सभी 20 लोग मिलकर अपने मन में एक ठान लेते हैं या एक ऐसा मानस बना लेते हैं कि 2 साल तक यदि हमारे यहाँ से कोई सेल नहीं होती है, तो भी हम इस बिज़नेस को बंद नहीं करेंगे। क्योंकि इन्हें फ्यूचर पता है कि 2 साल बाद हमारी शॉप को जमने में 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। तो आप मुझे बताइए 50,000 को यदि हम 24 से मल्टीप्लाई करें, 2 साल की बात कर रहे हैं, तो लगभग-लगभग 12 लाख रुपए होता है। मतलब 12 लाख रुपए का ये रिस्क मान के चलते हैं। तो 50,000 रुपए मतलब यहाँ पर इन्होंने 10-20 लाख रुपए पहले इन्वेस्ट किया होगा, उसके बाद 12 लाख रुपए का रिस्क ये लेके चलते हैं और 24 महीने में से यदि 20 महीने तक इनकी सेल नहीं होती है, तो क्या ये दुकान बंद कर देंगे या अपना बिज़नेस बंद कर देंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने ऐसा मानस पहले से बनाया हुआ है कि हमें 2 साल तक तो वेट करना ही है और 20 महीने के बाद जैसे ही अगले 4 महीने या 21, 22, 23, 24 महीनों में बिक्री होना शुरू हो जाती है, तो इन्हें पता लग जाता है कि हमारा बिज़नेस चल रहा है और अच्छे प्रॉफिट के लिए इन्हें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? लगभग 5 साल के। बड़ा बिज़नेस है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे बात करें WCRU की एवरेज की। एवरेज के अंदर यदि आपने निवेश किया है और एक ये गली का व्यापार नहीं है, ये एक बड़े लेवल का व्यापार है, विश्व स्तर का व्यापार है। अब आप मुझे बताइए, विश्व स्तर पर व्यापार करने के लिए आपको कंपनी को कितना समय देना चाहिए या कंपनी को अच्छे प्रॉफिट के लिए कितना इंतजार करना चाहिए? जब एक नॉर्मल 2 व्यक्ति मिलकर किसी बिज़नेस को शुरू करते हैं, वो 6 महीने का टाइम लेते हैं। 5 व्यक्ति मिलकर शुरू करते हैं, तो वो 1 साल भर का टाइम लेते हैं। 20 व्यक्ति किसी बिज़नेस को शुरू करते हैं, वो लगभग 2 साल का टाइम लेते हैं। तो मुझे बताइए, वर्ल्ड लेवल पर 10 से 15 लाख लोग जब इस बिज़नेस में हैं, तो इसमें कितना समय इंतजार करना चाहिए? मैं ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम 5 साल हमको वेट करना चाहिए। यहाँ पर कंपनी का टारगेट 2028 से 2030 का था एक अच्छे प्रॉफिट के लिए, तो हमें कम से कम 2025 तक तो इंतज़ार करना चाहिए। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। नहीं अगर आप संतुष्ट हैं, तो आगे चलते हैं, वीडियो को और अच्छे से समझते हैं। आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है, निवेश करना एक युद्ध लड़ने जैसा है, जिसमें लाभ हुआ तो जीत, वरना हार और जीत हार लाभ हुआ तो जीत वरना हार और जीतने के लिए एक रणनीति की जरूरत होती है। आप जानते हैं रणनीति क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है? आपने कहाँ निवेश करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है और जब आपने अगर WCRU में निवेश किया और किसी के ये कहने पर आपने निवेश किया कि आप पैसा लगाइए और साल भर में ये पैसा डबल हो जाएगा, 6 महीने में ये पैसा डबल हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे निवेश नहीं किया, आपने लालच बस यहाँ पर पैसा लगाया, गैम्बलिंग जिसे हम जुआ कहते हैं, उस तरीके से आपने पैसा लगाया है और इसी वजह से आपको जब 6 महीने में या साल भर में लाभ नहीं हुआ, तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं कि मुझे तो ऐसा बताया गया था कि मुझे साल भर में पैसा डबल होने वाला है। लेकिन ना तो उस समय आपने जब निवेश किया, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में या आपको किसी प्रकार की कोई एजुकेशन नहीं थी, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी और ना उस व्यक्ति को फाइनेंशियल नॉलेज थी। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर केवल और केवल 24% लोग ही फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानते हैं और इन 24% में शायद कुछ लोग ही होते हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अपने निजी जीवन में काम में लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग दुखी होते हैं जिनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है। तो ये स्ट्रेटेजी जो क्या है वो क्या है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। आज फिर बात करते हैं कुछ रूल्स की, देखते हैं। रूल नंबर 72, रूल नंबर 70, 4% विड्रॉवल रूल, 100 माइनस एज रूल, 10-5-3 रूल, 50-30-20 रूल, 3 मल्टीपल इमरजेंसी रूल, 40% EMI रूल और लाइफ इंश्योरेंस रूल। ये कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जो WCRU का सेकंड फ्यूचर जो आने वाला है पार्ट सेकंड, यदि उसको समझना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 72 के बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पर आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, वो क्या है? कितने साल में हमारा पैसा दुगना हो जाता है या हो जाएगा? आप बताइए, यदि आपने किसी जगह पैसा लगाया है कि बैंक में पैसा दिया है, FD करवाई है, तो कितने समय में डबल हो जाता है? आपको नहीं पता है तो आप रूल नंबर 72 को काम में ले सकते हैं।
आप क्या करें, जिस इंटरेस्ट रेट पे या बैंक ने आपको कहा है कि आपको इतने प्रतिशत ब्याज मिलेगा, तो वो जो प्रतिशत जो दर लग रही है, जो रेट लग रही है 72 के अंदर, उस रेट का आप भाग दे दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि मान लीजिए आप लगाई जाने वाली जो ब्याज दर है वो 8% है, तो 72 में जब आप 8 का भाग देंगे तो कितना आया, 9, 8 नाम 72, 9 वर्ष। कहने का मतलब आपने जो पैसा लगाया वो 9 साल में डबल हो जाएगा। इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया, सीरियल नंबर 1 में देखिए 1 लाख रुपए आपने लगाया, इंटरेस्ट रेट 8% है, तो आपका सालाना ब्याज कितना हो गया, 8,000। इस 8,000 को जब आप सेकंड ईयर में या दूसरे साल में जब इसमें शामिल कर देंगे तो आपका अमाउंट हो गया 1,08,000। अब आपका 8% ब्याज मिलेगा, कितना हो गया, 8,640। ब्याज बढ़ गया ना मिलने वाला। और अब ये 640 जब जुड़ जाएगा तो ये 1,16,640 हो जाएगा। 8% मिलेगा, 9,331। इस तरीके से लगातार आपका ब्याज बढ़ता जाएगा। और 9 साल बाद जब आप देखते हैं तो टोटल आपके पास कितनी रकम इकट्ठी हो गई, 1,99,896। आप कहेंगे ये डबल तो हुआ नहीं। डबल हो चुका है कि जब हम 8% निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, कुछ वैल्यू पॉइंटों में आ रही है, और वो जो पॉइंटों में वैल्यू वो मैंने नहीं लिखी है, अगर आप उसको भी शामिल कर लोगे तो 2 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 9 साल में आपका पैसा डबल हो गया। इसी तरीके से यदि 6% ब्याज दर है तो 72 में 6 का भाग देंगे तो 12 साल लगेंगे, और यदि 4% है तो आपको 18 वर्ष लग जाएंगे। अब हम बात करें, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हम तो ये बैंक को नहीं देंगे, हम तो बाहर मार्केट में देते हैं। अगर 2 रुपए सैकड़े पे और भी आप अगर किसी को 1 लाख रुपए देते हैं तो महीने का जो ब्याज होता है वो कितना होता है, महीने का ब्याज कितना होता है, 2,000 रुपए। तो कहने का मतलब है 2,000 रुपए महीने का हुआ तो साल का कितना हो गया, 24,000 रुपए। 2 साल का कितना हो गया, 48,000 रुपए। 48,000 रुपए 2 साल का हुआ तो 4 साल का कितना हुआ, 96,000 रुपए। अब 96,000 हुआ तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपका जो पैसा है 1 लाख, उसको डबल होने में लगभग 4 से 4.5 साल लगेंगे। तो आप मुझे बताइए, जब WCRE में आपने पैसा लगाया तो आपने लाभांश के लिए कितना इंतजार किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल? 3 साल तो अभी हुए ही नहीं है, तो फिर आपको इंतजार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आगे चलते हैं, रूल नंबर 70। रूल नंबर 70 क्या कहता है, 70 कहता है कि जो भी राशि अभी आपने निवेश की है उसकी जो वैल्यू है आज के टाइम पर, एक समय ऐसा आता है महंगाई दर जब बढ़ती है तो उस पैसे की वैल्यू आधी रह जाती है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा आधी का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि आज किसी व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी में 10 लाख रुपए खर्च किए, और जो उसने शादी में जितना भी खर्च किया, हलवाई किया, गार्डन किया, जो भी सामान, टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी खरीदा, टोटल मिला के 10 लाख रुपए होता है। अब यदि वो अपनी दूसरी बेटी की शादी कुछ सालों बाद जब करता है तो उसको वही सारा खर्चा और वही सारी चीजें जब वो उपलब्ध कराता है, अपनी बेटी को देता है या खर्चा करता है, तो उसको 10 लाख की जगह 20 लाख देने पड़ते हैं। मुझे बताइए, दोनों बेटियों में बराबर खर्चा किया, बराबर सामान दिया, और उसके बावजूद भी एक बेटी के लगे 10 लाख और दूसरी बेटी के लगे 20 लाख। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ जाती है। वैल्यू जो है आज जो 10,000 है, ऐसा नहीं है कि वो 10,000 जो है वो 9,000 रह गया या 5,000 रह गया, नहीं है, तो वो 10,000, लेकिन महंगाई की तुलना में उसकी जो वैल्यू है वो आधी रह गई। अब आपको उतना ही सामान खरीदने के लिए डबल पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं, यदि आपको ये पता लगाना है कि कितने समय में कीमत आधी रह जाती है, तो रूल नंबर 70 का ध्यान दें, महंगाई दर का भाग दे दें 70 में। जैसे मान लीजिए महंगाई दर 7 है, 7%, तो 70 में 7 का भाग देंगे आप तो कितना आ गया, 10 वर्ष। कहने का मतलब आज जो कीमत है 10,000 में कोई सामान मिल रहा है, 10 वर्ष बाद वो सामान आपको आधा मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, हर साल जो है महंगाई दर आपको दे रखी है और आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक लाइन और लिखिए, घर में पैसा रखकर हम उसकी कीमत को कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं, मान लीजिए आप गुल्लक में थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा करते हैं, टोटल पैसा कितना हुआ, मान लीजिए 1 लाख रुपए। अब मुझे बताइए, क्या ये 5 साल बाद या 10 साल बाद इसको हम देखेंगे तो जो सामान आज की तारीख में कोई सामान आ रहा है 1 लाख का, क्या उतना ही सामान 10 साल बाद आएगा? जवाब है नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो साफ ये है कि हमें गुल्लक में पैसा इकट्ठा करने की जगह किसी न किसी जगह हमें इसको निवेश करना चाहिए, ताकि पैसे के साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीक रूल है हमारा 4% विड्रॉल
फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक दिन ऐसा है कि मुझे पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं पड़े, मैं काम भी ना करूं और मेरे पास पैसा भी आता रहे, तो इसके लिए आपको आपका जो सालाना खर्च है, जो एक साल में जितना आप खर्च करते हैं उसका 25 गुना पैसा चाहिए होगा। जैसे मान लेते हैं कि 50 साल बाद, एक उदाहरण मैंने आपके सामने दिया है कि 50 साल बाद आपका वार्षिक खर्च, एक साल का खर्च 5 लाख है। तो यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं, यदि आप काम से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको 1.25 करोड़ रुपए चाहिए होगा। 125 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए। 125 करोड़ रुपए को आप क्या करेंगे, 50% पैसा इक्विटी में लगा दीजिए, 50% पैसा डेप्ट में निवेश कर दीजिए। तो मिनिमम जो आपका एवरेज जो 4% जो आपको लाभ आएगा, वहां से जो ब्याज मिलेगा या वहां से जो आपको सालाना जो इनकम होगी वो लगभग 5 लाख होगी। तो 1.25 करोड़ का आप 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 लाख। कहने का मतलब यदि 1.25 करोड़ रुपए आप निवेश कर देते हैं तो आपका 1.25 करोड़ रुपया कभी खर्च भी नहीं होगा और उससे आने वाला ब्याज या आने वाली इनकम 5 लाख रुपए से आपका जिंदगी भर तक खर्चा चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप काम छोड़ सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यदि आज आपके पास WCRU है तो आपको 50 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको 1.25 करोड़ रुपए की, क्योंकि ये खुद में करोड़ों रुपए की वैल्यू है। आपके पास जो ये एक तरीके से एक एसेट्स है आपके पास करोड़ों रुपए का, लेकिन इसकी कीमत आपको आज समझ में नहीं आएगी, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। और ये नियम 30 साल की अवधि में 96% तक काम करता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक शब्द यूज किया इक्विटी और एक किया डेब्ट। इसका मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है जहां पर फायदा ज्यादा होता है लेकिन वहां पर रिस्क भी ज्यादा होती है। और डेब्ट का मतलब होता है फायदा कम होता है लेकिन रिस्क भी वहां पे कम होती है। लेकिन यदि आप WCRU के अंदर पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर फायदा ज्यादा है लेकिन रिस्क यहाँ पर कम है। और मैं मानता हूं रिस्क है ही नहीं। आगे हम बात कर रहे हैं 100 - एज रूल क्या है। इस नियम का उपयोग करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं आपकी संपत्ति, आपके पैसे को किस तरीके से आपको निवेश करना है, कम जोखिम वाली जगह करना है या ज्यादा जोखिम वाली जगह करना है। देखते हैं कैसे। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी उम्र 30 साल है तो आप क्या कीजिए, उस आप 100 में से आपकी उम्र को माइनस कर दीजिए। जो आंसर आएगा उतना पैसा आपको इक्विटी में लगाना है, मतलब ज्यादा रिस्क वाली जगह लगाना है। और जो बच गया, या जितनी आपकी उम्र है उतना पैसा आपको क्या कहाँ लगाना है, कम जोखिम वाली जगह लगाना है। जैसे 100 में से 30 माइनस किया तो 70, तो 70 तो आपको इक्विटी में लगाना है जहां पे फायदा ज्यादा होगा, रिस्क भी आप ज्यादा ले सकते हैं। और 30% पैसा कहाँ लगाना है, जहां पर रिस्क कम है, फायदा भी कम है। लेकिन यदि आपकी उम्र 40 है तो 100 में से 40 को माइनस कीजिए, कितना है, 60। 60 को आपको लगाना है ज्यादा जोखिम वाली जगह और 40 को लगाना है आपको कम जोखिम वाली जगह। कारण साफ है। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 60 साल है, 100 में से 60 को माइनस किया तो 40% आ गया। ठीक है, तो 40 को आप ज्यादा रिस्क वाली जगह लगाएंगे और बाकी जो 60 है वहां को कम रिस्क वाली जगह। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, हम तो अपने हिसाब से कैसे भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। लास्ट के 2 एग्जाम्पल देखिए। जिस व्यक्ति की उम्र 40 साल है वो क्या करेगा कि 60% पैसे को ज्यादा रिस्क वाली जगह लगाएगा। अब मान लीजिए अगले 10 सालों में जब वो 50 साल का हो जाता है, उसको यहाँ से कोई भी बेनिफिट नहीं होता या कोई भी लाभ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फायदा ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है, अगले 10 सालों तक कोई लाभ नहीं हुआ। तो यहाँ पर इक्विटी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समय का इंतजार करना है। तो आपने अगले 5 साल या 10 साल जब इंतजार किया तो आपको यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा मिला। तो जैसा इक्विटी का नेचर है उसी तरीके से आपको प्रॉफिट ज्यादा मिला, लेकिन आपको 10 साल की जगह 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए थर्ड वाले ऑप्शन में जाइए, यदि उम्र 60 साल है और उस व्यक्ति ने अपना 60% पैसा इक्विटी में लगा दिया। अब 10 साल बाद उस व्यक्ति की उम्र हो गई 70 साल और 70 साल में उस व्यक्ति को प्रॉफिट नहीं मिला। तो मुझे बताइए क्या वो प्रॉफिट पाने के लिए अगले 10 साल और जिंदा रहेगा? सवाल है, जवाब है क्या पता। अगर मान लीजिए उसकी उम्र 70 साल है और 70 साल में यदि वो व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाता है तो 10 साल किसने देखे? इस वजह से हमें उम्र के हिसाब से अपना निवेश करना चाहिए। और WCRU में मैंने बताया आपको यहाँ पर जोखिम कम है और फायदा ज्यादा।
आगे चलते हैं। 10-5-3 रूल क्या कहता है? आपको उचित रिटर्न या लाभांश की उम्मीदें रखनी चाहिए। बिल्कुल सही है। आपने WCRE में पैसा निवेश किया है और आप पूछते हैं कि लाभांश कब मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, उम्मीद रखनी भी चाहिए। लेकिन सिर्फ अंतर क्या है? देखिए यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है 10% पैसा इक्विटी से आपको उम्मीद रखनी चाहिए, 5% पैसा आपको डेब्ट से मतलब फिक्स डिपॉजिट से उम्मीद करनी चाहिए और 3% पैसा सेविंग से। देखो सेविंग का मतलब है बचत खाता, मतलब आपने बैंक में जो पैसा डाला वहां से आपको केवल मिनिमम ब्याज मिलता है। अगर डेब्ट की बात करें, FD आपने करवा दी, तो बचत बैंक में जो पैसा पड़ा है उससे आपको ज्यादा लाभ होता है। और इक्विटी की बात करें तो वहां पर जोखिम ज्यादा है, तो वहां पे फायदा भी ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली बात है, आपने इक्विटी में पैसा डाला है, रिस्क ज्यादा लिए, तो आपको फायदा भी ज्यादा होगा। लेकिन यदि उम्मीद आप ऐसे करते हो कि मेरे को बैंक में जो पैसा पड़ा है सेविंग का, वहां से मुझे 10% मिल जाए, मुझे बताइए कि आपको ऐसा होगा? ऐसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं कि इक्विटी से मेरे को 3% मिल जाए, तो ऐसा होगा? नहीं, आपको इक्विटी से ज्यादा मिलेगा क्योंकि रिस्क आपने ज्यादा लिया है। ठीक है, तो ये अंतर है। जहां पर जैसा निवेश किया जाएगा वहां से आपको उतनी ही उम्मीदें रखनी चाहिए। आगे चलता है। 50-30-20 रूल क्या कहता है? आपकी इनकम को किस प्रकार से विभाजित करना चाहिए? देखो आपकी जो इनकम है, 50 रूल में क्या होता है कि आप जो 50% पैसा है वो जरूरत पर खर्च कीजिए। आपकी एजुकेशन पर जो जरूरी है, पढ़ाई, आपके खाने पीने पर जो जरूरी है, जिंदा रहने के लिए खाना तो जरूरी है ना, उस पर तो पैसा खर्च करना जरूरी है। रहने के लिए आपको एक नॉर्मल घर चाहिए, तो आपको वहां पर भी खर्च करना चाहिए। तो 50% पैसा जो जरूरत है वहां पर आपको खर्च करना चाहिए। फिर 30% आपको कहाँ करना चाहिए? आपकी इच्छाओं पर, डिजायर पर, जो आपकी लाइफ स्टाइल है। आप चाहते हैं मैं अच्छे कपड़े पहन लूं, ब्रांडेड कपड़े पहनूं, तो आप खर्च कर सकते हैं। आप चाहते हैं मुझे एक बंगला चाहिए, 30% पैसा वहां पर हम लोग, आप चाहिए, आपको कार चाहिए, तो वहां पर आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 30% पैसा। और 20% पैसा आपकी बचत पर। कहने का मतलब आपकी इनकम में से कम 20% पैसा आपको बचत करनी ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है, बचत किसे कहते हैं? देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी महीने की जितनी भी इनकम आती है वो उसको खर्चा करना शुरू कर देते हैं। और खर्चा करते 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 लास्ट में जो उनके पास बच जाता है वो उतना ही पैसा बचत करते हैं। जैसे किसी की इनकम 10,000 है और 10,000 में से 9,000 खर्च हो जाते हैं, उसके बाद 1,000 रुपए बचते हैं, तो वो 1,000 बचत में डाल देते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है, इसे बचत नहीं कहते। बचत करने का क्या तरीका है कि यदि आपकी इनकम 10,000 है तो उसमें से 20% मतलब 20,000 मिनिमम, सॉरी क्षमा चाहूंगा, 2,000 रुपए मिनिमम आप उसमें से निकाल लीजिए। अब 2,000 रुपए आपने निकाल लिया तो बाकी कितना बचा? 8,000। अब आपको खर्च कितना करना है? 8,000 खर्च करना है। वो 2,000 रुपए आप कहीं निवेश कर दीजिए। इसे कहते हैं बचत का सही तरीका। यदि आप ज्यादा करना चाहते हैं बचत, तो 2,000 की जगह 3,000 कर लीजिए, 30% निकाल लीजिए। समझ में आया? बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। 3 मल्टीपल इमरजेंसी रूल ये क्या कहता है? आपकी जितने महीने की इनकम है उसका 3 गुना आपके पास 24 घंटे आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है। इमरजेंसी मतलब ऐसा नहीं कर्फ्यू लगा दिया गया है, नहीं। जैसे मान लीजिए घर में कोई बीमार पड़ गया, ऐसी स्थिति में आप पैसा दूसरे से उधार मांगते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी कारणवश आपकी नौकरी चली गई या नौकरी छोड़ दी आपने या छूट गई, ऐसी स्थिति में आप घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? तो ये आपको सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति में इमरजेंसी के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। लगभग कितना? कम से कम 3 गुना। आप ज्यादा भी रख सकते हैं, 6 गुना भी रख सकते हैं। नगद रख लीजिए या लिक्विड एसेट्स के रूप में रख लीजिए। लिक्विड एसेट्स का मतलब जिसको आप तुरंत बेचकर अपना उससे नगद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा करना चाहिए, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। आप खुद देख लीजिए आपके पास इमरजेंसी पैसा कितना पड़ा हुआ है, आप बता दीजिए। आगे चलते हैं। 40% EMI रूल। ये रूल क्या कहता है कि आपको कभी भी अपनी इनकम का 40% से ज्यादा की किस्तें नहीं करवानी चाहिए। आपको पता है ना, सारी चीजें मार्केट में किस्तों पे अवेलेबल हो जाती है। गाड़ी खरीदनी है, किस्तें मिल जाएंगी, किस्तों पे मिल जाएगी। मकान खरीदना है, किस्तों पे मिल जाएंगे। और आदमी करता क्या है, 10,000 कमाता है, उसमें से 8,000 की किस्तें करवा लेता है। नौकरी चली गई तो परेशान है। यदि किसी जगह कोई बीमार पड़ गया तो फिर किस्तें कहां से जाएंगी, और वो किस्तों के बोझ तले दब जाता है और फिर उस पर पेनल्टीज लगती हैं तो परेशान हो जाता है। तो आप खुद सोचिए, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा किसी व्यक्ति को अपनी इनकम का केवल 40% पैसा ही 40% पैसों की ही किस्तें करवानी चाहिए।
और ये नियम ज्यादातर लोन देने वाली कंपनियां ध्यान रखती हैं, तो हम क्यों ना रखें। उदाहरण के तौर पर आपकी आय यदि 50,000 रुपये महीने की है तो आपको 20,000 महीने की किस्तें ही करवानी चाहिए। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस रूल, आपको अपनी आय का 20 गुना जितना जीवन बीमा करवाना चाहिए। देखिए किसी का कोई पता नहीं होता किस व्यक्ति के साथ कब कोई हादसा हो जाए, फिर पीछे फैमिली की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए वार्षिक कमाता है तो कम से कम, मतलब साल का 5 लाख कमाता है तो उसको कम से कम 1 करोड़ का बीमा करवाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, यदि आपने WCRU खरीदे हुए हैं तो ये आपके लिए परमानेंट जीवन बीमा है। आपको ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी WCRU से पैसा जिंदगी भर तक मिलता रहेगा। आपके बाद आपके बच्चों को, और उनके बाद उनके बच्चों को, मतलब आपके पोता पोतियों को। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना सेफ टोकन है और कितना अच्छा टोकन। तो आपने यहाँ पे कुछ रूल्स आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि WCRU या CRU जो भी चल रहा है, हमने जो निवेश किया है, क्या हमें जल्दी बेच देना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी देखिए आप, आपके सामने यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक लड़का है अरुण। 2019 के अंदर अरुण को एक बीज दिया गया जिससे पेड़ उगाया जा सकता है। अनीशा को भी एक बीज बीज दिया गया। अनीशा और अरुण ने दोनों ने 2019 में एक बीज लिया और दोनों ने अपने अपनी जगह पर बीज बो दिया। 2019 के बाद 2020 आया, 2021 आया, और वो पौधा, बीज जो है वो जमीन से छोटा पौधा बन गया या जमीन से बाहर निकला और एक पौधे का निर्माण हो गया। 2021 में अनीशा सोचती है कि यार अभी तक फल नहीं मिला मुझे, या मैं इतने दिन इसको इंतजार करना पड़ेगा। तो बीज देने वाले के पास जाके बोलती है, भैया आपके तो फल ही नहीं आए, हम क्या करें। उन्होंने कहा इंतजार कीजिए, फल आएगा। लेकिन अनीशा इस चीज से काफी परेशान थी। तो उसी टाइम पे अनीशा के पास एक दूसरी लड़की आती है जिसका नाम है मनीषा। मनीषा को जब इस बात का पता चलता है कि अनीशा ने जो बीज खरीदा था वो उससे परेशान है कि फल कब आएगा, तो मनीषा क्या करती है, अपने जेब से फल निकाल कर अनीशा को देती है। ये देखिए, ये फल मान लीजिए, पैसा मान लीजिए कि उन्होंने अनीशा को दिया। और वो जो बीज था, जो लगाया गया जो पौधा था, वो किसने खरीद लिया, मनीषा ने खरीद लिया। तो यहाँ पर अनीशा अपना बीज बेचकर या अपना निवेश बेचकर और बाहर चली जाती है थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर 2021 के अंदर। अरुण अपनी जगह पर है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होता है। आगे देखिए 2025, अनीशा के पास एक फल है जो अनीशा ने 2021 में मनीषा से लिया था। लेकिन हम अरुण और मनीषा को देखते हैं, आज वो जो फल था, वो जो पौधा था सॉरी, वो आज एक बड़े वृक्ष में बदल चुका है। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे फल लगे हुए हैं। ऐसे मनीषा ने, देखिए मनीषा ने 2019 में तो नहीं खरीदा था, लेकिन एक थोड़ी सी कीमत देकर 2025 में, वो सॉरी 2021 में इन्होंने वो बीज वाला पौधा ले लिया था। और यहाँ पे देखिए मनीषा के पास भी आज कितने सारे फल हैं। आप मुझे बताइए यहाँ पर सही निर्णय किसका था और गलत निर्णय किसका था। अरुण का निर्णय बिल्कुल सही था स्टार्टिंग से ही, क्योंकि अरुण को फाइनेंशियल नॉलेज थी। उसे पता था कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो रिजल्ट आने में समय लगेगा। मनीषा मनीषा को फाइनेंशियल नॉलेज थी, लेकिन मनीषा को 2019 में वो मौका नहीं मिल पाया था जो कि उसे 2021 में मिला। और उसने सही समय पर सही फैसला किया और अनीशा से वो पौधा ले लिया। तो आज मुझे बताइए, मनीषा के पास भी बहुत सारे फल हैं, लेकिन अनीशा को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी। अनीशा को पता नहीं था कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे कितना वेट करना पड़ेगा। इस वजह से उसने अपना पौधा मनीषा को बेच दिया और आज आप देख सकते हैं कि अनीशा के पास क्या है। ऐसी गलती WCRU खरीदने के बाद या CRU खरीदने के बाद बहुत सारे लोगों ने की है। क्या आप उनमें से एक हैं? आप खुद जानते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, अपनी मानसिकता बदलिए। लालच वाली मानसिकता को छोड़कर बिजनेसमैन वाली मानसिकता को पैदा कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
इकोनॉमिक्स पढ़िए, अर्थशास्त्र पढ़िए, या फिर एवोरिच या एपीआई की ट्रेनिंग लीजिए, वेबिनार देखिए, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के निशान पर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो भी आपको मिल जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपका जो मुझे प्यार मिल रहा है, मैं बता नहीं सकता शब्दों में कि मैं कितना खुश हूं। आज ये वीडियो मैंने आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद ही बनाया है, और बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल हैं। अगले वीडियो में मैं सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा, लेकिन इसी तरह आपका प्यार बनाए रखिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, जिन्हें वीडियो अच्छा लग रहा है, उनको देखकर मुझे खुशी होती है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा खुशी तब होती है जब लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो किस व्यक्ति के काम के हैं जो नेगेटिव है आज की तारीख में, जिसे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। अगर वो उस व्यक्ति का पता मुझे लग जाता है जो कमेंट करता है नेगेटिव कमेंट, उसको ये वीडियो जरूर देखने चाहिए, और एक बार नहीं कई बार देखने चाहिए। तो साथियों, आगे भी आप कमेंट करते रहें। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करें ही करें, लेकिन साथ में एक छोटा सा कमेंट भी आप कर दें कि वीडियो कैसा लगा। आपको यदि इसमें कोई सुधार की जरूरत है, आपको लगता है कि कुछ और भी एक्स्ट्रा होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुति सुनने के लिए आपका धन्यवाद, और इतनी देर आप अटेंशन बनाए रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट।